मेरा नाम हिरोटो है। 2 दिन पहले एक ट्रक ने मुझे टोक्यो के क्रॉस वॉक पर मार दिया। अब मैं फिर से मर रहा हूं। इस बार धीमे, एक 4x4 लकड़ी के राफ्ट पर, एक ऐसे ओशन के बीच में जो किसी भी मैप पर मौजूद नहीं है जिसे मैं जानता हूं। सिस्टम स्क्रीन अभी भी मेरे सामने तैर रही है। हल्का नीला रंग सुबह के स्काई के सामने। हुक और हैमर का यूज करो मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए और क्राफ्ट करो। मैं इसे 10वीं बार पढ़ता हूं। मेरी जीभ इतनी सूखी है, ऐसा लगता है जैसे चमड़े का एक टुकड़ा मेरे मुंह की छत से चिपका हुआ है। मेरे होंठ फट चुके हैं और उन दरारों का स्वाद कॉपर जैसा है। लेकिन अब मैं वो देख रहा हूं जो मैंने कल नहीं देखा था। मेरे चारों तरफ का ओशन खाली नहीं है। ये कचरे का एक ग्रेवयार्ड है। पुराने प्लैंक गोल घुमाव में बहते हुए गुजर रहे हैं। एक लकड़ी का बैरल 20 मीटर दूर पानी पर उछल रहा है। रस्सी के टुकड़े, कैनवस के फटे हिस्से, एक टूटा हुआ क्रेट, एक प्लास्टिक बॉय जो उम्र के कारण पीला हो गया है। समुद्र ने यह सब मेरे चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, जैसे कोई ऑफरिंग हो। मैं हुक पकड़ता हूं। रस्सी मेरे हाथों में खुरदरी लगती है। मेरी हथेलियां पहले से ही कल की पैनिक से छिल चुकी है। मैं सबसे पास के टारगेट को चुनता हूं। एक लंबा प्लैंक जो शायद 5 मीटर दूर तैर रहा है। पहला थ्रो छोटा, हुक पानी में गिरता है और मैं उसे वापस खींचता हूं। दिल जोर से धड़क रहा है। दूसरा थ्रो बेहतर। आर्क हुक प्लैंक के किनारे को छूता है और फिसल जाता है। प्लैंक आलस से घूमता है और दूर बह जाता है। मैं जोर से गाली देता हूं। मेरी आवाज एक कराह जैसी है। शांत हो जाओ हिरोटो। तुम आर्क में फिशिंग गेम्स में अच्छे हुआ करते थे। सेम प्रिंसिपल। टारगेट से आगे निशाना लगाओ, उसे डूबने दो। तीसरा थ्रो। हुक प्लैंक के ऊपर आर्क बनाता है, गिरता है और मैं खींचता हूं। मेटल लकड़ी में धंस जाता है। मैं उसे बार बार खींचता हूं। प्लैंक राफ्ट के किनारे से घिसता हुआ प्लस एक प्लैंक। मैं खुद को 1 सेकंड की जीत महसूस करने देता हूं। फिर मैं फिर से देखता हूं। अब बैरल अगला है। यह भारी है। मैं बता सकता हूं जिस तरह यह पानी में बैठा है उससे। 3 थ्रो लगते हैं हुक को उसके आयरन रिंग में सही से फंसाने के लिए। उसे खींचना मुझे लगभग आगे गिरा देता है। मैं अपने पैर राफ्ट के किनारे पर जमाता हूं और पीछे झुकता हूं। उसे सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर खींचता हूं जब तक वो प्लैंक से टकराता नहीं है। बैरल खाली है, बिल्कुल खाली है। 1 सेकंड के लिए मैं चिल्लाना चाहता हूं। फिर मुझे याद आता है, ये अंदर की चीजें नहीं है जो मायने रखती हैं, ये खुद बैरल है। मैं हैमर उठाता हूं। लकड़ी पुरानी है और कुछ जगह सड़ी हुई है। मैं एक ही बार में पहला टुकड़ा तोड़ देता हूं। अगले टुकड़े आसानी से अलग हो जाते हैं। प्लस 6 प्लैंक, प्लस 4 आयरन रिंग। जंग लगे नेल्स का एक बिखराव जिसे मैं अपने हाथ से एक ढेर में इकट्ठा करता हूं। सिस्टम स्क्रीन झिलमिलाती है। एक नई लाइन का टेक्स्ट चमक कर सामने आता है। रेसिपी अनलॉक्ड। सोलर डिसलिनेटर। एक कंटेनर चाहिए, एक फैब्रिक, ट्रांसपेरेंट या पतला, एक सेकेंडरी कंटेनर, सनलाइट। मैं शब्दों को घूरता हूं। सोलर डिसलिनेटर। एक याद ऊपर आती है। मिडिल स्कूल की साइंस क्लास से मिस्टर तनाका, फिजिक्स टीचर। वाटर साइकिल के पोस्टर के सामने सूरज नमकीन पानी को गर्म करता है, पानी भाप बनता है, नमक पीछे छोड़ देता है। वेपर ठंडी होती है, ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ड्रॉपलेट्स शुद्ध पानी होती हैं। उन्होंने हमें एक तस्वीर दिखाई थी सर्वाइवर्स की, जो डेजर्ट में एक गड्ढे के ऊपर प्लास्टिक का टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे थे। सेम प्रिंसिपल राफ्ट पर भी काम करता है। मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मुझे फैब्रिक चाहिए। पतला फैब्रिक, कुछ ऐसा जिससे सूरज की गर्मी गुजर सके। मैं फिर से हुक फेंकता हूं। 3 थ्रो लगते हैं, एक उलझे हुए पुराने सेल के टुकड़े को खींचने में। ग्रे सन से फीका पड़ा हुआ, लेकिन सही हालत में। 2 और थ्रो और मुझे वो टूटा हुआ प्लास्टिक क्रेट मिल जाता है जो मैंने पहले देखा था। पीला प्लास्टिक, एक तरफ से फटा हुआ है, लेकिन नीचे का हिस्सा अभी भी संभाल रहा है। अब मेरे पास सब कुछ है। मैं तेजी से काम करता हूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन से, थोड़ा फोकस से। मैं बैरल के एक टुकड़े को बीच से तोड़ता हूं ताकि एक आधे कटोरे जैसा शेप बन जाए। मैं उसमें अपने हाथों से समुद्री पानी भरता हूं जब तक वो आधा भर नहीं जाता। पानी हिलता है, भूरा, हरा और नमक की बदबू से भरा हुआ। कटोरे के ऊपर मैं 2 प्लैंक से एक फ्रेम बनाता हूं, एक दूसरे की तरफ झुके हुए, जैसे एक टेंट। मैं कैनवास को उनके ऊपर डालता हूं, कस कर खींचा हुआ एक किनारे की तरफ ढलान में। उस किनारे के नीचे मैं प्लास्टिक क्रेट को फंसा देता हूं। मुख्य सूरज कैनवस पर पड़ता है, नीचे के नमकीन पानी को गर्म करता है। पानी ऊपर भाप बनकर उठता है, कपड़े के नीचे वाले हिस्से से टकराता है, ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ड्रॉपलेट्स कैनवस की ढलान से नीचे फिसलते हैं और टपकते हैं, एक एक बूंद करके प्लास्टिक क्रेट में।
मैं इसे 3 बार जांचता हूं। कपड़ा तना हुआ है, ढलान काफी तेज है, क्रेट सही जगह पर रखा है। फिर मैं ऊपर देखता हूं। सन बेरहम है। ये वही सन है जो मुझे 2 दिन से मार रहा है। अब इसके पास एक काम है, लेकिन ये अभी भी मुझे मार रहा है। मैं अपने कंधों को महसूस कर सकता हूं। अभी भी फफोले पड़ते हुए मेरी गर्दन के पीछे आग लगी हुई है। अगर मैं यहां खुले में बैठा रहा जबकि डिसलिनेटर काम करता है, तो मैं पहली बूंद गिरने से पहले बेहोश हो जाऊंगा। मैं खुद को राफ्ट के दूसरी तरफ घसीटता हूं। वहां कैनवस का एक दूसरा टुकड़ा है जिसे मैंने पहले खींच कर लिया था। डिसलिनेटर के लिए बहुत छोटा, लेकिन मेरे लिए काफी बड़ा। मैं उसे मांस के टूटे हिस्से और एक उठे हुए प्लैंक के बीच फंसा देता हूं। एक नीचे लटका हुआ फटा हुआ सा शेड बनाते हुए मैं उसके नीचे रेंग कर जाता हूं और लकड़ी पर सीधा लेट जाता हूं। बोर्ड्स मेरी पीठ के खिलाफ गर्म है, लेकिन कैनवस सीधी धूप को रोकता है और वही अकेला एहसास दया जैसा लगता है। मैं वहीं लेटा रहता हूं और अपने डिसलिनेटर को अपने लिए काम करते हुए देखता हूं। समय अजीब तरीके से गुजरता है। मैं अपने शेड से बाहर रेंगता हूं और क्रेट को चेक करता हूं। पानी, सच में पानी, साफ पानी। शायद 150 मिलीलीटर जमा हुआ है टूटे हुए प्लास्टिक के नीचे। यह सबसे खूबसूरत चीज लगती है जो मैंने कभी देखी है। मैं क्रेट को सावधानी से उठाता हूं। हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे हैं कि मैं लगभग इसे गिरा देता हूं। मैं उसे अपने मुंह की तरफ झुकाता हूं। पहला घूंट ठंडा है, गर्मी से थोड़ा वार्म, लेकिन शुद्ध। कोई नमक नहीं, कोई कड़वा का स्वाद नहीं, बस पानी। वैसा पानी जैसा होना चाहिए जब तुम भूल चुके हो कि पानी का स्वाद कैसा होता है। मैं इसे 3 घूंट में पी जाता हूं। मैं रोना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास आंसुओं के लिए नमी नहीं है। सिस्टम पिंग करता है। अचीवमेंट, फर्स्ट ड्रॉप +5 सर्वाइवल पॉइंट्स। मुझे यह भी नहीं पता सर्वाइवल पॉइंट्स क्या करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुरंत कटोरे को समुद्री पानी से फिर भरता हूं। कैनवस को रीसेट करता हूं। क्रेट को फिर से सही जगह रखता हूं। सूरज में अभी भी काम के घंटे बाकी हैं। जब तक सूरज हॉरर जन की तरफ गिरना शुरू करता है, क्रेट में और 200 मिलीलीटर है। मैं आधा पीता हूं, मैं आधा बचाता हूं। मैं अपने मटेरियल्स के ढेर में से टूटे हुए बॉटल्स में से एक छोटा लकड़ी का कप ढूंढता हूं और पानी उसमें सावधानी से डालता हूं। उसे शेड के नीचे रख देता हूं। 350 मिलीलीटर पूरे दिन के लिए, अच्छे से जीने के लिए काफी नहीं। मैं राफ्ट के किनारे बैठता हूं जब सूरज ढलता है। 2 दिनों में पहली बार मेरा दिमाग साफ है। मेरे हाथ कांपना बंद कर चुके हैं। मेरे होठों की दरारें अभी भी दर्द करती हैं, लेकिन वे अब खून नहीं बहाती। मैं अपने दिमाग में हिसाब करता हूं। मटीरियल्स, 6 प्लैंक बचे हुए, 4 आयरन रिंग, 15 जंग लगे नेल्स, एक काम करता हुआ डिसलिनेटर जो शायद 350 मिलीलीटर रोज बनाता है। फूड 0। हेल्थ गंभीर लेकिन स्थिर। यह ज्यादा नहीं है। 2 दिन पहले यह कुछ भी नहीं था। 2 दिन पहले मैं टोक्यो की सड़क पर एक लाश था। अब मैं एक आदमी हूं जिसके पास कैनवस की छत है और वाटर का एक कटोरा और एक हैमर। मैं इसे ले लूंगा। फिर मैं पानी में कुछ हिलता हुआ देखता हूं राफ्ट के नीचे। मैं जम जाता हूं। मेरा हाथ बिना सोचे हैमर पकड़ लेता है। एक आकार, छोटा, शायद मेरी फोर आर्म जितना लंबा, चांदी जैसा। वो मेरे नीचे प्लैंक्स के बीच से तेजी से निकलता है और गायब हो जाता है। एक फिश। मैं लगभग हंसता हूं। मेरी अगली समस्या अभी खुद सामने आई है और ये एक समस्या है जिसे मैं खा सकता हूं। फिर मैं दूसरा आकार देखता हूं। फिश के पीछे बड़ा, बहुत बड़ा, लंबा और ग्रे और धीरे चलता हुआ, वैसे जैसे कुछ चलता है जब उसे दिखने की चिंता नहीं होती। वो राफ्ट के नीचे से फिसलता है और आगे बढ़ता रहता है, गहरे नीले में गायब होता हुआ। वो कम से कम 2 मीटर लंबा था। मैं बहुत स्थिर बैठता हूं, हाथ में हैमर के साथ, और मैं लंबे समय तक नहीं हिलता। उसके जाने के बाद मैं उस रात नहीं सोया। हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने उस ग्रे आकार को राफ्ट के नीचे फिसलते हुए देखा। धीमा, धैर्यवान, बड़ा। मैं अपनी पीठ के बल लेटा रहता हूं, हैमर अपने सीने पर रखकर, और सितारों को देखता हूं। अजनबी कॉन्स्टलेशंस जिन्हें मैं नाम नहीं दे सकता था जब तक कि पूर्वी स्काई फीका होना शुरू नहीं हुआ। जब सूरज निकला, मैंने सबसे पहले डिसलिनेटर को चेक किया। 200 मिलीलीटर पानी क्रेट में मेरा इंतजार कर रहा था। रात की धीमी कंडेंसेशन से मैंने आधा पिया, बाकी बचाया। कटोरे को समुद्री पानी से फिर भरा और कैनवस को रिसेट किया। फिर मेरे पेट ने मुझे याद दिलाया कि 3 दिन हो चुके हैं। कोई हल्की भूख नहीं, एक असली गहरी जानवर जैसी मांग,
वैसी जो तुम्हारे हाथों को कांपने पर मजबूर करती है और तुम्हारी नजर को संकीर्ण कर देती है। वाटर तुम्हें जिंदा रखता है, लेकिन ये तुम्हें खिलाता नहीं है। मुझे अभी कैलोरीज चाहिए थी। मैंने सिस्टम स्क्रीन खोली। रेसिपी अनलॉक। प्रिमिटिव फिशिंग रोड के लिए चाहिए एक लंबा पोल, एक लंबाई की रोप, एक हुक बैट। मैं लगभग हंस पड़ा। सिस्टम तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन यह नहीं बताता कि इसे कहां से लाना है। पोल, उसे मैं हल कर सकता था। मैं एक लंबे प्लैंक को अपनी तरफ घसीटता हूं और उस पर हैमर से काम शुरू करता हूं, खुरदरे किनारों को अलग करते हुए। सुंदर नहीं, सीधा नहीं, लेकिन लगभग 1.5 मीटर लंबा और इतना हल्का कि घुमाया जा सके। रोप यह भी हल हो सकता है। कल मैंने सड़ी हुई हेमप रोप का एक टुकड़ा खींच कर लिया था। इसका ज्यादातर हिस्सा बेकार था, मेरे हाथों में गीले कागज की तरह टूटता हुआ, लेकिन अंदर के रेशे अभी भी मजबूत थे। मैं पलथी मारकर बैठता हूं और रोप को सावधानी से खोलता हूं, अच्छे फाइबर्स को मरे हुए हिस्सों से अलग करता हुआ। 20 मिनट के धैर्य वाले काम के बाद मेरे पास शायद 2 मीटर की यूजेबल लाइन थी, पतली लेकिन मजबूत हुक। यही समस्या थी। मैं टूटे हुए बैरल से 4 आयरन रिंग में से एक उठाता हूं, भारी, पहले से थोड़ा मुड़ा हुआ, लेकिन पूरा गोल हुक नहीं। मुझे इसके एक हिस्से को मोड़कर आकार देना था, एक सिरा तेज करना था, एक छोटा कांटा छोड़ना था अगर मैं कर पाता। मेरे पास कोई फौज नहीं था, कोई आग नहीं, कोई एनविल नहीं, बस एक हैमर और एक लकड़ी का राफ्ट। सोचो हिरोटो, वही प्रिंसिपल जैसा डिस्लिनेटर में था जो है उसका यूज करो। मैं आयरन रिंग को राफ्ट के कोने पर रखता हूं, जहां 2 भारी प्लैंक मिलते हैं, सबसे कठोर, सबसे सपाट सतह जो मेरे पास थी। मैं अपने बाएं हाथ से रिंग को दबाकर रखता हूं, अपने दाएं हाथ से मैं हैमर को उसके एक हिस्से पर जोर से मारता हूं। रिंग बजती है, उसके नीचे का प्लैंक कांपता है। मैं उसे फिर मारता हूं, फिर लगभग 30 बार के बाद आयरन मुड़ना शुरू करता है। ज्यादा नहीं, एक तरफ हल्का सा झपटा। मैं उसी जगह पर मारता रहता हूं। मेरा कंधा जलने लगता है, पसीना मेरी आंखों में बहता है और मैं उसे झपक कर हटाता हूं, जो 1 घंटे जैसा लगता है। उसके बाद मैं एक जगह रिंग को तोड़ने में सफल हो जाता हूं, बंद गोले को एक मुड़े हुए सी आकार में बदलते हुए। अब मेरे पास कुछ था जिसे मैं आकार दे सकता था। मैं खुले सिरों पर काम करता हूं, एक को सीधा करता हूं। गर्मी कुछ नहीं करती, बस कच्ची ताकत और दोहराव। दूसरे सिरे को मैं मुड़ा हुआ छोड़ता हूं, उसे धीरे धीरे एक तेज हुक के आकार में मारता हूं। उसे नुकीला बनाने के लिए मैं मेटल को आगे पीछे एक जंग लगे नेल पर रगड़ता हूं, जिसे मैंने बचाया था, जैसे एक नाइफ को शार्पनिंग स्टोन पर। इसमें हमेशा लगता है, मेरी उंगलियां ऐंठ जाती हैं, मेटल नेल के खिलाफ छी छी करता है। लेकिन शायद 2 घंटे के काम के बाद मेरे पास कुछ था जिसे हुक कहा जा सकता था। कच्चा टेढ़ा, नोक उतनी तेज नहीं थी जितनी मैं चाहता था, लेकिन आकार सही था, इतना मुड़ा हुआ कि एक फिश को पकड़ सके, इतना तेज कि स्किन को छेद सके। मैं रोप को सीधे सिरे से बांधता हूं, एक नॉट से जो मुझे आधा याद है, एक फिशिंग ट्रिप से अपने अंकल के साथ जब मैं 12 साल का था। दूसरे सिरे को पोल से बांधता हूं। अब मुझे बेट चाहिए था। मैं राफ्ट के किनारे बैठता हूं और पानी में देखता हूं। छोटे चांदी जैसे आकार मेरे नीचे प्लैंक के बीच झिलमिलाते हैं, वही तरह की फिश जो मैंने कल देखी थी। वे मेरे राफ्ट की छाया के बारे में जिज्ञासु हैं, उस ठंडी अंधेरी जगह के बारे में जो यह तेज सुबह के सन में देता है। वहां शायद 1 दर्जन है, शायद ज्यादा। लेकिन फिश एक खाली हुक को नहीं काटती, उन्हें उस पर कुछ चाहिए, कुछ जो फूड जैसा महके। मेरे पास कोई फूड नहीं था। मैंने सबसे साफ चीज पहले आजमाई। मैंने अपने शॉर्ट से फैब्रिक का एक टुकड़ा फाड़ा, छोटा, बस अंगूठे के आकार का, और उसे हुक से बांध दिया। उसे पानी में नीचे किया, कुछ नहीं। फिश उसके पास से तैर गई, पूरी तरह अन्न देखा करते हुए। उनमें से एक ने एक बार उसे टक्कर मारी और मुड़ गई। मैंने लाइन को वापस ऊपर खींचा, वहीं बैठा सोचता रहा, एक फिश क्या चाहती है? मूवमेंट, स्मेल, ब्लड। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वे पहले से ही कल से खराब हालत में थे, रोप से छिले हुए, लकड़ी से खरोचे हुए। मैंने अपने पोर पर एक छोटा सा एस्केप छेड़ा और उसे खोल दिया। लाल की एक बूंद उभरी। मैंने उसे हुक पर मल दिया, लाइन को वापस नीचे किया। बदलाव तुरंत था। 3 चांदी जैसी फिश सेकंडों के भीतर हुक की तरफ बढ़ी। मैंने लाइन का झटका महसूस किया, एक छोटा सा खिंचाव, लगभग नहीं के बराबर, फिर एक तेज। मैंने पोल को खींचा, एक फिश पानी से बाहर उछली। हवा में मुड़ती हुई हुक उसके होंठ से होकर लगभग मेरे हाथ के आकार की, शायद 200 ग्राम, वो डेक पर गिरी और तड़पने लगी। मैं उसे घूरता रहा, 1 सेकंड के लिए मैं बस घूरता रहा। फिश ब्लैंक के खिलाफ फड़फड़ाती रही, उसकी चांदी जैसी स्केल सन को पकड़ती हुई, उसकी छोटी आंख कहीं नहीं देखती हुई। फिर मैं अपने घुटनों पर गिरा और उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि वो फिर से पानी में फड़फड़ाकर वापस चली जाता, वो फिसलन भरा था, उस तरह से फिसलन भरी जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, और वो लगभग 2 बार मेरे हाथों से निकल गई। इससे पहले कि मैं उस पर सही पकड़ बना पाता, मैंने उसे डेक के खिलाफ दबा दिया और उसके सिर पर हैमर नीचे मारा। वो शांत हो गया। बस एक फिश प्लस 200 ग्राम रॉ प्रोटीन। मैं अपनी एड़ियों पर पीछे बैठ गया, जोर से सांस लेते हुए। 3 दिन की भूख, और मैंने अभी एक फिश पकड़ी, एक मुड़े हुए आयरन के टुकड़े से और अपने ही ब्लड की एक बूंद से। मैंने उसके मुंह से हुक सावधानी से निकाला।
क्योंकि मुझे अगले के लिए हुक सही हालत में चाहिए था, और लाइन को फिर से सेट किया। इस बार मैंने फिश की अपनी इंटेस्टाइन को बेड के रूप में यूज किया। मैंने एक बार पढ़ा था कि फिश के गट्स लगभग किसी भी चीज से बेहतर होते हैं। मैंने उसके पेट को एक टूटे हुए नेल के तेज किनारे से काटा, एक छोटा सा गट का टुकड़ा निकाला, उसे हुक पर पिरो दिया, लाइन को फिर से नीचे किया। 30 सेकंड के भीतर हिट। सुबह के बीच तक मेरे पास डेक पर 4 फिश थी। दोपहर तक मेरे पास 6 थी। मैं रुक गया क्योंकि मेरे हाथ ऐंठ रहे थे, और क्योंकि 6 फिश एक बार में खाने से ज्यादा थीं और मेरे पास उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं था। वे इस गर्मी में घंटों के भीतर सड़ने लगेंगी। मैंने पहली को कच्चा खाया। इसका वर्णन करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं ये दिखावा नहीं करूंगा कि यह कुछ भी था सिवाय घिनौना। मांस ठंडा और चिपचिपा था, और छोटी हड्डियां मेरे दांतों में फंस गईं, और गंध ने मुझे उल्टी करने जैसा महसूस कराया। लेकिन कैलोरीज असली थीं। पहले काटने के बाद मैंने खुद को धीरे चबाने के लिए मजबूर किया। व्यवस्थित तरीके से मांस को छोटे टुकड़ों में निगलते हुए जब तक मैंने पहली फिश खत्म की, मैं कुछ महसूस कर सकता था जो मैंने 3 दिनों में महसूस नहीं किया था। मेरे पेट में गर्मी का एक आधार, ऊर्जा का एक छोटा कोर मेरी बाहों में लौटता हुआ। मैंने दूसरी फिश खाई। फिर मैं रुक गया, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर और ज्यादा को स्वीकार करना नहीं चाहता है, और क्योंकि मैंने बहुत समय पहले सर्वाइवल वीडियोज में सीखा था कि एक भूखा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से खाता है, वास्तव में खुद को मार सकता है। मैं टूटी हुई मांस के सहारे अपनी पीठ लगाकर बैठ गया और फूड को सेटल होने दिया। पहली बार जब से मैंने इस राफ्ट पर अपनी आंखें खोली थी, मुझे एक जीवित चीज जैसा महसूस हुआ, एक मरते हुए के बजाय। मैं दोपहर के शुरुआती समय में फिर से फिशिंग पर गया। मुझे दिन के बाकी हिस्से के लिए कम से कम 2 और चाहिए थे, और मैं ये पता लगाना चाहता था कि गट बैट कितनी देर तक काम करता रहेगा। इससे पहले कि मुझे नया चाहिए, मैंने लाइन को नीचे किया, इंतजार किया। एक बाइट तेज, दूसरों से ज्यादा जोरदार। मैंने ऊपर खींचा और रोड लगभग मेरे हाथों से निकल गया। जो भी दूसरी तरफ था वो बड़ा था। पोल खतरनाक तरीके से झुक गया। लाइन इतनी कसी हुई थी कि मैं उसे गूंजते हुए सुन सकता था। मैंने अपने पैर राफ्ट के किनारे के खिलाफ जमा दिए और खींचा, और 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरे पास कुछ शानदार है, एक सच में बड़ी फिश, शायद 2 दिनों का खाना। फिर मैंने ग्रे आकार को नीचे से ऊपर आते हुए देखा। वो तेजी से ऊपर आया, उससे भी तेज जितना कोई इतनी बड़ी चीज को हिलना चाहिए। एक लंबा चिकना शरीर, शायद 1.5 मीटर, ऊपर से ग्रे और नीचे से सफेद। एक पच्चर के आकार का सिर, एक मुंह जो खुला, और मैंने दांत देखे। उनकी 2 कतारें देखी, सफेद और छोटे, और अंदर की तरफ झुके हुए। शार्क ने लाइन को एक गोली की तरह मारा। जो फिश मैंने पकड़ी थी वो एक ही झटके में उसके मुंह में गायब हो गई। पोल आगे झटका खाया, इतनी ताकत से कि मेरा पूरा शरीर लगभग राफ्ट से खींच गया। मैंने महसूस किया मेरे पैर प्लैंक से उठ गए। खुद को किनारे के ऊपर आगे झुकते हुए महसूस किया। मैंने पोल छोड़ दिया। पोल मेरे हाथों से निकल गया और वाटर में चला गया। वो सतह से टकराया और झाग के घुमाव में गायब हो गया। खत्म। हुक, लाइन, पोल, सब कुछ। मैं जोर से डेक पर पीछे गिरा। मेरा कोहनी एक प्लैंक से टकराई और दर्द मेरे कंधे तक दौड़ गया। मैं हाथों और पैरों के बल किनारे से दूर भागा, खुद को राफ्ट के केंद्र की तरफ केकड़े की तरह धकेलते हुए तब तक नहीं रुका जब तक मेरी पीठ मास्ट के टूटे हिस्से से नहीं टकराई। मैं वहां बैठ गया, मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। जहां मेरा पोल था वो वाटर पहले ही फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई शार्क नहीं, कोई पोल नहीं, कोई निशान नहीं कि वहां कुछ कभी था। लेकिन मैंने उसे देखा था। मैंने देखा था वो कैसे हिलता है। मैंने दांत देखे 1.5 मीटर। वो बड़ा शार्प भी नहीं है, वो एक छोटा है, एक जुनाइल। अगर मैं गिर गया होता, अगर मेरे पैर 1 सेकंड और राफ्ट से हट गए होते, तो मैं मर चुका होता, इससे पहले कि मैं समझ भी पाता कि क्या मुझे मार रहा है। सिस्टम पिंग करता है। थ्रेट डिटेक्टेड, वाटर प्रेडेटर्स, पैरामीटर डिफेंस रिकमेंडेड। मैं हंसा। वो टूटा हुआ और खरखराहट भरा निकला। धन्यवाद, सिस्टम बहुत मददगार। मैं तुरंत इस पर लग जाता हूं। मैं मास्ट के टूटे हिस्से के सहारे लंबे समय तक बैठा रहा। दोपहर का सूरज मेरे चेहरे पर गर्म था। बची हुई 4 फिश डेक पर पड़ी थी जहां मैंने उन्हें छोड़ा था, सूखती हुई उन मक्खियों को आकर्षित करती हुई जो ओशन के बीच में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किसी तरह थी। मैंने सोचा, जो मैंने अभी सीखा, 3 चीजें, उनमें से सब महत्वपूर्ण। 1, मैं खुद को खिला सकता था। सिस्टम काम करता है। कचरे से बने कच्चे टूल्स असली काम कर सकते थे। 2,
मैंने अपनी फिशिंग रोड उसे यूज करने के पहले ही दिन खो दी। मुझे तुरंत एक और बनानी थी और मुझे इसे इस बार मजबूत बनाना था और मुझे इसे इस तरह सेट करना था कि मैं उसे छोड़ सकूं बिना पूरी चीज खोए। शायद पोल को राफ्ट से एक बैकअप लाइन से बांध दूं। 3, मैं कभी भी किसी भी हालत में अपने शरीर का कोई हिस्सा उस वाटर में नहीं डालने वाला था। राफ्ट 4 मीटर बाय 4 मीटर थी। यही सब मेरे पास था। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर लकड़ी मेरे और एक ऐसे मुंह के बीच जो पहले से ही मेरे पैरों के नीचे घूम रहा था, इंतजार करता हुआ। 4 मीटर काफी नहीं था। मुझे इस राफ्ट को बड़ा बनाना था। मुझे दीवारें चाहिए थी, या कम से कम एक किनारा जिस पर मैं गिर सकूं बिना बाहर लुढ़के। मुझे कुछ चाहिए था जो शार्क को डराए जब वह वापस आएगी। मैंने आज सुबह वाटर में ब्लड बहाया था। मैंने फिश के गट्स बाहर फेंके थे। जो भी नीचे रहता था उसे अब बिल्कुल पता था कि मैं कहां हूं, और उसे पता था कि यहां ऊपर खाना है। मैंने चारों फिश इकट्ठा की और उन्हें राफ्ट के बीच में रखा। मेरे कैनवस के नीचे शेड के छोटे हिस्से में मैंने अपने हाथों को सी वाटर में सावधानी से धोया, ध्यान रखते हुए कि किनारे से जितना जरूरी था उससे ज्यादा आगे ना झुकूं। मैंने डिस्लिनेटर को चेक किया और 100 मिलीलीटर इंतजार कर रहा था। मैंने उसे पी लिया। फिर मैंने हैमर और हुक उठाया और वाटर को देखने लगा अगले कचरे के टुकड़े के लिए जिसे अंदर खींचना था। सूरज आधा आकाश में नीचे था। मेरे पास डे लाइट के घंटे बाकी थे और मेरे सीने में वह छोटी चीज जो 2 दिनों से निराशा थी अब कुछ और बन गई थी, कुछ ज्यादा कठोर, ज्यादा उपयोगी। मैं इस राफ्ट पर एक फोर्ट्रेस बनाने वाला था, प्लैंक दर प्लैंक जो भी लगे, क्योंकि दूसरा विकल्प था उस पल का इंतजार करना जब मैं अपना संतुलन खो दूं। अगले 4 दिन एक रूटीन बन गए। मैं सनराइज पर जागता था, डेस्लिनेटर को चेक करता था, जो रात भर इकट्ठा हुआ था उसे पीता था, बोल को रिसेट करता था, कैनवस को रिसेट करता था। सुबह में फिश पकड़ता था, इससे पहले कि सूरज बहुत ऊपर चला जाए। हर दिशा में हुक फेंकता था जहां तक मैं पहुंच सकता था। जो भी ओशन रात के दौरान मेरे पास धकेलता था उसे खींच कर लाता था। दोपहर तक मैं जो भी मैंने इकट्ठा किया था उसे हैमर से तोड़ता था। दोपहर बाद मैं क्राफ्टिंग करता था। शाम तक मैं सोचने के लिए बहुत थक जाता था। मैंने चौथे दिन एक नई फिशिंग रोड बनाई। पहली से बेहतर मोटा पोल, दोगुनी रोप, एक सेफ्टी लाइन जो रोड को एक खूंटी से बांधती थी, जिसे मैंने राफ्ट में ठोका था ताकि अगर शार्क फिर से हमला करे तो मैं पूरी सेटअप ना खो सकूं। शार्क 2 बार वापस आया। दोनों बार मैंने पोल छोड़ दिया और सेफ्टी लाइन को अपना काम करने दिया। दोनों बार मैंने बैट और वह छोटी फिश खो दी जिसे मैंने पकड़ा था, लेकिन मैंने रोड बचा ली। सबक की कीमत होती है जब तक कि तुम उन्हें सिर्फ एक बार चुकाओ। चौथे दिन के अंत तक मेरी जमा असली थी। मैंने उसे डेक पर गिनकर निकाला जैसे एक व्यापारी इन्वेंट्री करता है। 2 और बैरल, उनमें से एक का ढक्कन अभी भी बंद था जिसे मैंने तोड़ा खोलने के लिए, और अंदर सिर्फ बांसी हवा मिली, लेकिन लकड़ी अच्छी थी। 8 और प्लैंक अलग अलग लंबाई के। एक ठीक ठाक रोप का कुंडल, बाहर से आधा सड़ा हुआ लेकिन बीच से मजबूत एक फटा हुआ सेल का टुकड़ा, लगभग 2 मीटर चौड़ा। एक प्लास्टिक बॉय, पीला और फटा हुआ। एक छोटा मेटल ग्रेटिंग का टुकड़ा, वैसा जैसा तुम एक शिप के इंजन रूम में देख सकते हो। और हफ्ते का इनाम, एक लकड़ी का चेस्ट जो जंग और नमक से बंद था, जिसे मैंने तीसरी दोपहर एक लंबे थ्रो से खींच कर लिया था। मैंने चेस्ट को आखिर के लिए छोड़ा। मुझे पता था यह क्या मतलब हो सकता है, और मैं बहुत जल्दी निराश नहीं होना चाहता था। मैंने उस पर हैमर से 20 मिनट तक काम किया, इससे पहले कि ढक्कन आखिरकार टूट कर खुला। अंदर तेल लगे कपड़े में लिपटा हुआ जो ज्यादातर बचा रहा था। एक फ्लिंट और स्टील स्ट्राइकर, एक जंग लगा नाइफ लकड़ी के हैंडल के साथ, ब्लेड गड्ढों से भरा लेकिन अभी भी तेज। 2 छोटी कैंडल्स, एक फिशिंग लाइन का कुंडल, असली फिशिंग लाइन, पतली और मजबूत। एक छोटा डिब्बा, नेल्स का सही तरह से बने हुए, वह जंग लगा कबाड़ नहीं जिसे मैं इकट्ठा कर रहा था। और सबसे नीचे लगभग छिपा हुआ एक बंद कांच की बोतल भरी हुई साफ लिक्विड से। मैंने उसे सावधानी से खोला। सूंघा ताजा वाटर, पूरी बोतल, शायद 700 मिलीलीटर। मैं डेक पर बैठ गया, दोनों हाथों में बोतल पकड़े हुए, और एक लंबे मिनट तक मैं हिला नहीं। 700 मिलीलीटर, 2 दिन का पीना आसानी से, 1 हफ्ता अगर मैं अनुशासित रहूं। लेकिन असली खजाना वाटर नहीं था, वह फ्लिंट और स्टील था। अब फायर संभव था। मैंने बोतल को सावधानी से नीचे रखा और स्ट्राइकर को अपने हाथों में पलटा। मुड़ा हुआ स्टील का एक टुकड़ा जो उंगलियों में पकड़ने के लिए बना था, काले फ्लिंट का एक छोटा टुकड़ा। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक भी यूज नहीं किया था। मैंने उन्हें सिर्फ मूवीज में और यूट्यूब पर देखा था, लेकिन प्रिंसिपल आसान था। स्टील को फ्लिंट के खिलाफ एक कोण पर मारो, स्पार्क पकड़ो, उससे टिंडर दो। मैं आज रात फायर कर सकता था, लेकिन मैं एक लकड़ी के राफ्ट पर फायर नहीं कर सकता था। सूखे पाइन प्लैंक पर फायर ओशन के बीच में मुझे शार्क से भी तेज मार देगा। एक स्पार्क गलत जगह पर एक एम्बर बोर्ड्स के बीच की दरार में लुढ़कता हुआ, और पूरा राफ्ट मिनटों में एक मशाल बन जाएगा। मैं आग से बचने के लिए वाटर में कूदता और शार्क मुझे 3 सांस लेने से पहले ही पकड़ लेता। फायर को एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। एक जगह है
जहां उसके नीचे कोई लकड़ी ना हो, एक जगह है जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। इसलिए फायर पाने से पहले मुझे राफ्ट को फैलाना और हिस्सों में बांटना था। मैं इसके बारे में पहले से 2 दिनों से सोच रहा था। जब मैं फिश पकड़ता था, जब मैं मटेरियल्स खींच कर लाता था, जब मैं शार्क को शाम में मेरे पैरों के नीचे धीरे घूमते हुए देखता था, मेरे पास एक प्लान था। मुझे बस शुरू करना था। मैंने अगली सुबह शुरू किया। पहले विस्तार आया। मैंने 2 नए भारी प्लैंक को राफ्ट के पूर्वी किनारे से बांधा, उसे लगभग 1 मीटर बाहर बढ़ाते हुए, फिर 2 और प्लैंक जो लंबवत चले। पूरी चीज को एक कच्चे ढांचे में जोड़ते हुए फिर ऊपर से प्लैंकिंग बोर्ड कसकर रखे गए, चेस्ट से मिले सही नेल्स से ठोके गए। जब मैं उस पर खड़ा हुआ तो नया हिस्सा चरमराया। मैंने अभी उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने मेरा वजन संभाल लिया। मैंने वहीं पश्चिमी तरफ किया। विस्तार के पहले दिन के अंत तक मैंने राफ्ट को 4 मीटर बाएं 4 मीटर से बढ़ाकर लगभग 6 बाएं 5 कर दिया। ज्यादा नहीं, लेकिन अतिरिक्त जगह पहले से ही स्पेस को हिस्सों में बांटने के लिए काफी थी। मैंने दूसरा दिन दक्षिणी तरफ बिताया। शाम तक क्राफ्ट लगभग 8 मीटर बाएं 6 था। अब यह पूरी तरह अलग दिख रहा था। यह ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बनाया हो, बजाय इसके कि किसी को इस पर फेंक दिया गया हो। फिर मैंने हिस्से बनाना शुरू किया। जॉनी किचन। मैंने वह कोना चुना जो मेरी सोने की जगह से सबसे दूर था। दक्षिण पश्चिम कोना, जहां हवा का बहाव धुआं राफ्ट के बाकी हिस्से से दूर ले जाएगा। मैंने प्लैंक की दोहरी मोटी परत का एक आधार बनाया। फिर उसके ऊपर मैंने मेटल ग्रेटिंग रखा जो मैंने बचाया था। ग्रेटिंग के नीचे मैंने गीली रेत की एक परत भरी। रेत जो मैंने एक खाली बैरल से निकाली थी, जहां वह बैलेस्ट के रूप में इस्तेमाल हुई थी। रेत ही कुंजी थी। यह गर्मी को सोख लेगी और नीचे की लकड़ी को किसी भी एबर से बचाएगी जो ग्रेटिंग से गिर जाए। ग्रेटिंग के ऊपर मैंने पत्थरों का एक छोटा घेरा बनाया। टूटी हुई सिरामिक के टुकड़े, चेस्ट से साथ में कुछ सपाट मेटल के टुकड़े जिन्हें मैंने आकार में ठोका। एक प्रिमिटिव हार्ट, कच्चा, बदसूरत, खतरनाक अगर मैं सावधान नहीं रहा, लेकिन काम करने वाला। मैंने उसी शाम इसे टेस्ट किया। मैंने सूखे फटे हुए फैब्रिक की एक छोटी मुट्ठी ली, सड़ी हुई रोप का अंदर का हिस्सा जिसे मैं खोल रहा था, उसे फुलाकर टिंडर का एक घोंसला बनाया। मैंने फ्लिंट को स्टील के खिलाफ मारा। पहले 3 वारों से कुछ नहीं हुआ। चौथे ने एक चमकीला स्पार्क दिया जो टिंडर को छूने से पहले ही मर गया। 5वां, 6ठा, 7वां स्पार्क, लेकिन पकड़ नहीं। 8वें वार पर एक स्पार्क रोप के फूल में गिरा और टिक गया। मैं पास झुका और उस पर फूंक मारी हल्के से, वैसे जैसे मैंने लोगों को वीडियोज में करते देखा था। स्पार्क रेंगता रहा, फिर उसने पकड़ लिया। एक छोटी नारंगी फ्लेम रोप के फूल में खिली। मेरे अंगूठे से बड़ी नहीं। मैंने सूखे प्लैंक का एक पतला टुकड़ा डाला, फिर एक और, फिर टूटे हुए बैरल के टुकड़े का एक छोटा हिस्सा। लौ बड़ी। 5 मिनट के अंदर मेरे पास मेटल ग्रेटिंग पर एक असली आग चल रही थी। धुएं ऊपर उठ रहा था और शाम की हवा उसे खींचकर खाली हॉरिजॉन की तरफ ले जा रही थी। मैंने एक मछली पकाई। मैंने उसे एक जंग लगे चाकू से साफ किया। उसे एक पतली तेज की हुई लकड़ी पर पिरोया। उसे आग के ऊपर लगभग 4 मिनट तक रखा, धीरे धीरे घुमाते हुए, देखते हुए कि सफेद मांस पारदर्शी से अपारदर्शी हो रहा है। त्वचा एक तरफ से काली हो गई। मांस का कुछ हिस्सा चर्बी आग में टपक गया और चर्बी, सिसकारी और पकती मछली की गंध मेरे सीने पर हथौड़े की तरह लगी। मैं अपनी आग के पास तख्तों पर बैठ गया और उसे अपने हाथों से खाया। मैं इसके बारे में काव्यात्मक नहीं बनने वाला। यह एक छोटी मछली थी, खराब तरीके से पकी हुई, मेरी उंगलियों से खाई गई एक लकड़ी के बेड़े पर कहीं के बीच में, लेकिन यह गर्म थी। यह पहला गर्म खाना था जो मुझे मरने के बाद मिला था। और कच्ची मछली और पकी हुई मछली के बीच का फर्क ठंडे मरे हुए मांस, और एक भोजन के बीच का फर्क एक जानवर और एक इंसान के बीच का फर्क है। मैं आग के पास बैठा रहा जब तक वह धीमी नहीं हो गई, और फिर मैंने अंगारों को ध्यान से रेत की एक परत के नीचे दबा दिया ताकि वह सुबह तक जिंदा रहे। जॉन बी डेजलिनेटर स्टेशन। मैंने आधा दिन डेजलिनेटर को फिर से बनाने में बिताया, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पूर्वी किनारे पर। अब 2 एक दूसरे के समानांतर, 2 गुना सरफेस एरिया, 2 गुना आउटपुट, लगभग 700 मिलीलीटर प्रतिदिन अगर सूरज पूरा हो। मैंने एक छोटा लकड़ी का फ्रेम बनाया कलेक्शन क्रेट्स को पकड़ने के लिए, ताकि वह लहर में पलट ना जाए। मैंने पूरे स्टेशन के ऊपर एक कैनवस छत बनाई ताकि बारिश जब भी आए सिस्टम को कंटेमिनेट ना करे। एक अलग चैनल के साथ ताकि बारिश का पानी तीसरे कंटेनर में जाए। हर बूंद मायने रखती है। जॉन सी सोने की जगह, यह वह था जिसकी मुझे परवाह थी। मैंने जगह चुनी बेड़े के केंद्र के पास, जहां तख्ते सबसे मोटे और सबसे स्थिर थे। मैंने एक नीचा प्लेटफॉर्म बनाया, बस 2 परत तख्तों की, मुख्य डेक के ऊपर शायद 10 सेंटीमीटर की दूरी, ताकि मैं सीधे ठंडी गीली लकड़ी पर ना सोऊं। प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक फैला हुआ कैनवस का टुकड़ा बिछाया, 2 गुना मुड़कर। यह एक बिस्तर था, उसी तरह जैसे एक पत्थर एक कुर्सी होता है, लेकिन यह डेक से ऊपर था। यह मेरा था, इसका एक स्थान था। इसके ऊपर मैंने एक नीची कैनवस छत बांधी, तिरछी, ताकि कोई भी पानी किनारे की तरफ बह जाए।
4 कोनों पर बांधी हुई एक छत। 1 हफ्ते के कुछ भी ना होने के बाद उस रात मैं कैनवस पर लेट गया और अपने ऊपर एक दूसरा कपड़ा कंबल की तरह खींच लिया और अपनी नई शरण की अंदरूनी सतह को देखा और कुछ महसूस किया जो मैंने ट्रक के बाद से महसूस नहीं किया था। मुझे लगा जैसे मेरे पास सोने की जगह है, मरने की जगह के बजाय जॉन डी कार्यशाला। चौथे कोने को मैंने एक काम की जगह में बदल दिया। मैंने अपने मटेरियल्स का ढेर वहां खींचा और पहली बार उसे व्यवस्थित किया। तख्ते एक ढेर में लंबाई के अनुसार छांटे हुए, लोहे के टुकड़े एक छोटे ढेर में कीलें चेस्ट के एक खाली कप में रस्सी लपेटी हुई कपड़ा मोड़ा हुआ, हथौड़ा मास्ट स्टब में ठोंकी गई कील से लटका हुआ था। चाकू मैं अब हर समय अपने साथ रखता था, अपने शॉर्ट्स की कमर में खोसा हुआ। काम के तीसरे दिन के अंत तक बेड़ा पूरी तरह कुछ और बन चुका था। उसमें जोन थे, उसमें उद्देश्य था, उसमें एक रसोई थी, एक वाटर स्टेशन, एक सोने की जगह, एक काम करने की जगह। उसमें एक आग थी जिसे मैं हर सुबह दबे हुए अंगारों से फिर बना सकता था। उसमें मेरे सिर के ऊपर एक छत थी और मेरे पेट में भोजन और एक दिनचर्या। उस रात मैं बुझती आग के पास बैठा था, अपने हाथ में पकी हुई मछली का एक टुकड़ा लिए और अपने 8/6 मीटर के राज्य के पार देख रहा था। और मैंने पहली बार सोचा, मैं कल कैसे जिंदा रहूं, नहीं बल्कि मैं कल को आसान कैसे बनाऊं। यह एक छोटा विचार था, लेकिन यह एक अलग तरह का विचार था। उस व्यक्ति का विचार जो अब सिर्फ मौत से भाग नहीं रहा था, उस व्यक्ति का विचार जो एक जीवन बना रहा था। मैं अपने कैनवस बिस्तर पर अपनी कैनवस छत के नीचे सोने चला गया। रात के बीच में मैं जाग गया। कुछ ने बेड़े को छुआ था, टकराया नहीं छुआ था। एक लंबी धीमी घिसट एक साइड के तख्तों में से एक के साथ, उस तरह की घिसट जो कुछ करता है जब वह अपने शरीर को किनारे के साथ चलाता है, यह महसूस करने के लिए कि वहां क्या है। यह आवाज सन्नाटे में साफ थी, लंबी, जानबूझकर। फिर एक ठहराव, फिर से एक अलग तख्ते पर शार्क मेरी दीवारों की जांच कर रही थी। मैं अपने कैनवस बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर लेटा रहा और सुनता रहा। घिसट एक बार और आई, फिर कुछ नहीं। पानी प्लैंक्स के खिलाफ वैसे ही टकरा रहा था जैसे वह हमेशा टकराता था। हवा मेरे सिर के ऊपर कैनवस के पार चल रही थी। आग अपनी रेत की परत के नीचे हल्के से चटक रही थी। मैं उस रात फिर नहीं सोया। सुबह में जब सूरज ऊपर था, मैं राफ्ट के उस किनारे पर गया जहां मैंने वह घिसटने की आवाज सुनी थी। 2 प्लैंक्स पर ताजे निशान थे, लंबी समानांतर खांचे जहां किसी खुरदुरी त्वचा वाली चीज ने लकड़ी के खिलाफ खुद को रगड़ा था। मैंने अपनी उंगली से उन खांचों में से एक को छुआ। यह इतना गहरा था कि मैं उसका फटा हुआ किनारा महसूस कर सकता था। शार्क मेरे सोचे से बड़ी थी, निशान दूर दूर थे। जो भी पिछली रात मेरे राफ्ट के खिलाफ छुआ था वह उस 1.5 मीटर से लंबा था जो मैंने तीसरे दिन देखा था। मैं खड़ा हुआ और पानी की तरफ देखा। वह सुबह की रोशनी में शांत था, खाली मासूम। मैंने आसमान की तरफ देखा। एक काला बिंदु नीले के खिलाफ चल रहा था, बहुत दूर घूमता हुआ, धीरे धीरे करीब आता हुआ। एक पक्षी, पहली जीवित चीज जो मैंने इस दुनिया में देखी थी, जो मछली या शार्क नहीं थी। मैंने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढका और उसे आते हुए देखा। पक्षी लगभग 2 घंटे तक घूमता रहा। मैं किचन प्लेटफॉर्म के किनारे पर बैठा, अपने हाथों से अपनी आंखों को ढके हुए उसे देखता रहा। शुरू में वह सिर्फ एक काला बिंदु था, फीके सुबह के आसमान के खिलाफ आलसी छापों में बहता हुआ, शायद 1 किलोमीटर ऊपर। फिर वे छाप और तंग हो गए। बिंदु बड़ा हो गया जब तक सूरज ऊपर चढ़ गया। मैं देख सकता था कि वह क्या था। एक बड़ा अलबाज सफेद शरीर और काले पंखों वाला, उस तरह का समुद्री पक्षी जो अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के ऊपर जीता है और केवल प्रजनन के लिए जमीन को छूता है। लेकिन ये वाला गलत था, यह खराब उड़ रहा था। एक पंख दूसरे की तरह नहीं चल रहा था। हर बार जब वह झुकता, मैं देख सकता था कि दयाम पंख थोड़ा पीछे रह रहा था, स्ट्रोक के ऊपर अटक रहा था। वह ऊंचाई खोता रहता था और फिर हवा हवा पकड़कर वापस ऊपर चढ़ता था और हर चढ़ाई उसे पिछली से ज्यादा लेती थी। दोपहर तक वह मुश्किल से 50 मीटर पानी के ऊपर था, जब तक सूरज दोपहर की तरफ झुकने लगा। वह इतना नीचे था कि मैं उसके नीचे के काले पंख देख सकता था। लंबी मुड़ी हुई चोंच, काली आंख सतह को स्कैन करती हुई किसी भी चीज के लिए जिस पर उतर सके। उसने राफ्ट को देखा। उसने एक आखिरी चक्कर लगाया, चौड़ा थका हुआ, और फिर नीचे आया। लैंडिंग खराब थी। उसने अपने पंखों से खुद को धीमा करने की कोशिश की और उनमें से एक गलत तरीके से मुड़ गया और वह आधा गिरा, आधा फिसलता हुआ राफ्ट के पूर्वी किनारे पर आया। प्लैंक्स पर जोर से टकराया और लकड़ी पर लुढ़कता हुआ चला गया जब तक कि वह डिसलिनेटर स्टेशन के आधार के खिलाफ रुक नहीं गया। पंख हर जगह, एक पैर एक अजीब कोण पर बाहर निकला हुआ, दायां पंख पूरी तरह फैला हुआ, कंधे के पास मुड़ा हुआ। मैं नहीं हिला। एक लंबे पल तक पक्षी भी नहीं हिला। मुझे लगा वह मर चुका है। फिर उसका सीना एक बार उठा, 2 बार काली आंख खुली और मुझे ढूंढ लिया। हम एक दूसरे को देखते रहे। पक्षी बड़ा था, जितना मैंने दूरी से सोचा था उससे बड़ा। पंखों का फैलाव शायद 2 मीटर से ज्यादा जब वह फैला हुआ था। शरीर एक छोटे कुत्ते के आकार का।
उस तरह का जानवर जो जमीन पर शायद 4 किलो, शायद 5, शायद 3 किलो मांस उन पंखों के नीचे रखता। वह विचार मेरे दिमाग में आया इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता। 3 किलो मांस, असली प्रोटीन। एक हफ्ते तक छोटी मछलियां दो दो खाकर 3 किलो पक्षी का मांस एक दावत होता। मैं उसका आधा धुएं में सुखा सकता था, आधा आज रात खा सकता था, और 2 दिन तक मछली पकड़ने की जरूरत नहीं होती। मेरे कमर पर जंग लगा चाकू था। मैं 3 कदम में पक्षी के ऊपर हो सकता था। वह घायल था, वह उड़ नहीं सकता था, वह शायद लड़ भी नहीं सकता था। पूरा काम 10 सेकंड लेता। मैं नहीं हिला, किसी महान भावना की वजह से नहीं, बस गणना। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। मेरा हाथ अभी भी आंखों को ढकने के लिए ऊपर था, और मैंने गणित किया उसी तरह जैसे मैं इस राफ्ट पर 1 हफ्ते से हर दूसरा गणित कर रहा था। विकल्प 1 अब भी मार दो। 2 से 3 किलो मांस मुझे 2 दिन की मछली पकड़ने से बचाता। उसके बाद यह खत्म। विकल्प 2, उसे जिंदा रखने की कोशिश करो। खर्च शायद 1 मछली प्रतिदिन, संभवतः 2, जब तक वह ठीक हो रहा है। जोखिम वह वैसे ही मर जाए और मुझे कुछ ना मिले, या वह ठीक हो जाए और उड़ जाए और मुझे कुछ ना मिले। इनाम, अगर यह काम करता है, एक पक्षी जो उड़ सकता है, एक पक्षी जो हवा से देख सकता है, एक पक्षी जो तैरते मलबे को खोज सकता है जिसे मैं डेक से नहीं देख सकता, एक पक्षी जो चीजें किलोमीटर दूर ढूंढ सकता है जो मैं अपने दम पर कभी नहीं ढूंढ पाता। पहला विकल्प तय था, दूसरा एक जुआ था, लेकिन दूसरा कुछ ऐसा देता था जो मुझे किसी भी संख्या की मछलियों से नहीं मिल सकता था। मुझे आंखें चाहिए थीं। मैंने अपना हाथ धीरे से नीचे किया। मैं खड़ा हुआ धीरे सावधानी से, जिस तरह तुम एक डरे हुए जानवर के आसपास चलते हो। पक्षी की आंख मुझे ट्रैक कर रही थी। उसने अपने एक अच्छे पैर से पीछे खिसकने की कोशिश की और कहीं नहीं पहुंचा। उसकी चोंच खुली और एक भारी थका हुआ सा आवाज बाहर निकली। वास्तव में एक चीख नहीं, ज्यादा एक चेतावनी जैसी खराश, दूर रहो। मैं वहीं रुका रहा। मैं इसके बजाय अपने वर्कशॉप कोने में गया और आज सुबह की पकड़ से एक छोटी मछली उठाई। मैं इसे लंच के लिए पकाने वाला था। मैंने इसे चाकू से आधा काट दिया, साफ कट धीमे, ताकि पक्षी देख सके कि मैं क्या कर रहा था। और फिर मैं झुका और एक आधा प्लैंक पर उसकी तरफ सरकाया। लगभग 1 मीटर दूर रुक गया। पक्षी ने मछली को देखा, फिर उसने मुझे देखा, फिर मछली को वह नहीं हिला। मैं पीछे हट गया किचन प्लेटफॉर्म तक और वहीं बैठ गया जहां मैं पहले था। मैंने सीधे पक्षी को नहीं देखा। मुझे जानवरों के बारे में इतना पता था कि किसी को घूरना एक थ्रेट होता है। आधा घंटा बीत गया। पक्षी ने मछली को नहीं छुआ। सूरज नीचे जाना शुरू हो रहा था। मैंने एक अलग तरीका आजमाया। मैंने मछली का दूसरा आधा उठाया और उसे अपने मुंह में कुछ देर चबाया, जब तक मांस टूटकर एक सॉफ्ट गूदे में नहीं बदल गया। घिनौना। लेकिन मैंने नेचर डॉक्यूमेंट्रीज में मां पक्षियों को अपने बच्चों को ऐसे खिलाते देखा था। शायद यह कुछ ऐसा था जिसे वह पहचान सके। मैंने गुदा अपनी हथेली में थूका और अपने हाथों और घुटनों पर आगे बढ़ा। धीरे, जब तक मैं पक्षी से लगभग एक शरीर की दूरी पर नहीं था। मैंने गुदा उसके सामने रख दिया। फिर मैं पीछे हट गया। इस बार पक्षी ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, गुदे को सूंघा, एक बार चोंच मारी हिचकिचाते हुए, फिर से, और दूसरी चोंच असली थी। उसने पूरा गुदा 3 झटकों में खा लिया और फिर अपनी काली आंख से मुझे ऐसे देखा जैसे और मांग रहा हो। मैंने एक और गूंदा बनाया, इस बार उसे और करीब लाया। पक्षी ने इसे आधे मीटर की दूरी से खा लिया। सूर्यास्त तक उसने मेरे हाथ से मैश रूप में पूरी एक छोटी मछली खा ली थी। मैंने उसी शाम उसका नाम रखा जब मैं आग के पास बैठा था और उसे डेक के पार से देख रहा था। मैं उसे कुछ आसान बुलाना चाहता था, कुछ ऐसा जिसे मैं चिल्ला सकूं अगर जरूरत पड़े। अल्बर्ट रॉस के लिए जापानी शब्द आहोदोरी है, जिसका मतलब होता है मूर्ख पक्षी, क्योंकि उन्हें जमीन पर पकड़ना इतना आसान होता है। वह बहुत लंबा और बहुत बदतमीज था। तो मैंने बस उसे वहां बैठा देखा, उसकी टेढ़ी विंग और उसके चिड़चिड़े चेहरे के साथ, और मैंने पहला छोटा नाम कहा जो मेरे दिमाग में आया, कमे। पक्षी ने आवाज पर अपना सिर घुमाया। हां, मुझे पता है। मैंने जोर से कहा, कमे का मतलब कछुआ होता है। तुम कछुआ नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पक्षी ने एक धीमी खराश भरी आवाज निकाली जो शायद सहमति थी या शायद गाली। मैंने तय किया कि वह सहमति थी। अगले 4 दिनों में मैंने कमे के बारे में बहुत कुछ सीखा। कमे आभारी नहीं था, यह पहली चीज थी। मैंने उम्मीद की थी मेरी मूर्खता से कि एक जानवर जिसकी जिंदगी में बचा रहा था कुछ भरोसा दिखाएगा, कुछ नरमी। कमे नरम नहीं हुआ। कमे ने मछली खाई जो मैंने उसे दी, और फिर जैसे ही मैंने पीठ घुमाई, वह मेरे फिश स्टोरेज कोने में कूदकर एक और चुराने की कोशिश करने लगा। जब मैंने उसे हाथों पकड़ा और चिल्लाया, उसने मुझे एक नजर दी जिसे मैं सिर्फ आक्रोशित कह सकता हूं। जैसे गलती मेरी थी कि मैं उससे खाना छिपा रहा था, कम शोर करता था। जब भी मैं कुछ करता जो उसे पसंद नहीं था, कैनवस हिलाता, प्लैंक को रिपोजिशन करता, आग को गलत तरीके से ढकता, वह जहां भी बैठा होता वहां से एक भारी शिकायत भरी चीख निकालता। वह आवाज बिल्कुल वैसी लगती थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी जवान लोगों के बारे में शिकायत कर रहा हो।
मैंने उसे जवाब देना शुरू कर दिया। हाँ, कमे, कैनवस हिला रहा हूं। कैनवस को हिलना था। भारी खराश नहीं कमे। मुझे तुम्हारी राय में दिलचस्पी नहीं है। और जोर की खराश। कमे पानी से डरता था। यह उसके बारे में सबसे अजीब चीज थी, यह देखते हुए कि वह एक समुद्री पक्षी था। वह राफ्ट के किनारों के पास जाने से मना कर देता था। जब भी मैं किनारों पर काम करता, मछली पकड़ता, हुक फेंकता, कमे डेक के बिल्कुल बीच में पीछे हट जाता और मुझे उस नजर से देखता जिसे मैं अब नर्वस शक के रूप में पहचानता था। मुझे लगता है वह किसी समय लगभग डूब गया था। शायद जिसने उसका पंख तोड़ा, उसी ने उसे पानी में गिरा भी दिया और वह बस किसी तरह बाहर निकल पाया। जो भी हुआ, कमे समुद्र पर भरोसा नहीं करता था। कमे आग के पास सोता था। पहली रात उसने डिसलिनेटर स्टेशन पर सोने की कोशिश की और पूरी रात हवा में कांपता रहा। दूसरी रात जब मैं सोने चला गया था, मैंने उसके पंजों की आवाज सुनी, प्लैंक्स पर, होप होप होप। और फिर एक हल्की सरसराहट जब वह किचन के पास खुद को जमा रहा था, जहां दबे हुए कोयले अभी भी अपनी रेत की परत के नीचे वार्म थे। उसके बाद हर रात वह वहीं सोता था, सिर अपने अच्छे पंख के नीचे छुपा हुआ, शरीर गर्मी की तरफ झुका हुआ। चौथे दिन तक उसका पंख ठीक हो रहा था। सीधा नहीं, वह कभी सीधा नहीं होगा, लेकिन जोड़ कुछ ऐसा बन गया था जो काम करता था। कमे ने इसे जांचना शुरू किया। पहले छोटे होप बस फैलाव, फिर कुछ जोरदार फड़फड़ाहट जिसने उसे 1 सेकंड के लिए डेक से ऊपर उठा दिया। फिर वह वापस गिर गया। 5वें दिन तक वह कुछ मीटर उड़ सकता था। छठे दिन तक उसने अपनी पहली असली उड़ान भरी, एक बेढंगी डगमगाती लॉन्च किचन प्लेटफार्म से, जिसने उसे पानी के ऊपर एक नीची आर्क में ले जाकर फिर राफ्ट के पश्चिमी किनारे पर वापस ला दिया। वह बुरी तरह उतरा और मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसे पर्सनली शर्मिंदा किया हो। तुमने ठीक किया, मैंने उसे कहा। फिर से कोशिश करो। उसने फिर कोशिश की। 7वें दिन तक कमे ठीक से उड़ सकता था। दायां पंख अभी भी हर स्ट्रोक के ऊपर अटकता था और उसके मोड़ टेढ़े थे, लेकिन वह ऊपर चढ़ सकता था, वह उड़ सकता था, वह चक्कर लगा सकता था, वह ऊपर जा सकता था। उसी सुबह मुझे मछलियों का बदला मिलना शुरू हुआ। कमे सनराइज पर किचन प्लेटफार्म से उड़ा, एक धीमी स्पाइरल में ऊपर चढ़ा जब तक वह राफ्ट से लगभग 100 मीटर ऊपर नहीं पहुंच गया और फिर हवा के साथ पश्चिम की तरफ बह गया। वह लगभग 1 घंटे तक गायब रहा। मैं सोचने लगा कि क्या वह कभी वापस आएगा? क्या सौदा खत्म हो गया? क्या उसने तय कर लिया कि आजादी मेरे हाथ से खिलाए गए मछली के गुदे और मेरी गर्म रेत से बेहतर है? फिर मैंने उसे वापस आते देखा। उद्देश्य के साथ वापस आते हुए वह एक सीधी लाइन में उड़ रहा था, तेज। और जब वह राफ्ट तक पहुंचा, उसने उतरना नहीं किया। वह ऊपर चक्कर लगाता रहा और कई कर्कश जल्दी वाले कॉल की। फिर मुड़ा और फिर से पश्चिम की तरफ मुड़ गया, शायद 30 मीटर दूर। फिर उसने मोड़ लिया और वापस आया, आवाज लगाते हुए। वह चाहता था कि मैं उसका पीछा करूं। मैं उठे हुए स्लीपिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया, राफ्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट और पश्चिम की तरफ देखा। दूरी में शायद आधा किलोमीटर दूर वाटर पर कुछ काला था, मलबे का एक टुकड़ा, किसी भी चीज से बड़ा जो मेरे पास था, एक असली झुंड। कुछ एक छोटी कार के आकार का सतह पर बहता हुआ। मैं इसे डेक लेवल से नहीं देख पाता, होराइजन इसे छुपा देता। प्लेटफॉर्म से सूरज मेरे पीछे होने पर मैं बस मुश्किल से उसका आकार पहचान पा रहा था। कमे ऊपर उड़ा था। कमे ने वह देखा था जो मैं नहीं देख सकता था। कमे वापस आया था मुझे बताने, सौदा काम कर रहा था। मैंने अगले 2 घंटे एक पैडल बनाने में बिताए। मैंने अभी तक एक नहीं बनाया था, क्योंकि राफ्ट बहुत भारी था किसी मायने में चलाने के लिए और मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास जाने की जगह थी, आधा किलोमीटर पश्चिम, इससे पहले कि धारा मलबे को दूर खींच ले। मैंने एक फ्लैट प्लैंक को एक लंबी पोल से बांधा, एक बेढंगा औजार बनाया और फिर मैंने राफ्ट को धीरे धीरे खुले वाटर पर चलाया, जबकि कमे ऊपर चक्कर लगा रहा था और चीख रहा था, जो मुझे पूरा यकीन है कि निर्देश थे। मुझे मलबे तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे। जब तक मैं वहां पहुंचा, मेरी बाहें कांप रही थीं और मेरी हथेलियों से खून निकल रहा था नए छालों के बीच से। लेकिन वह झुंड असली था और भरा हुआ था। आधे टूटे प्लैंक्स, मास्ट का एक लंबा टुकड़ा, 2 और बैरल्स, रस्सी का उलझा हुआ ढेर, एक फटा हुआ फिशिंग नेट जो मेरे पास किसी भी चीज से बड़ा था, और उसके बीच में आधा डूबा हुआ लेकिन लहरों पर तैरता हुआ एक बड़ा लकड़ी का बैरल, बंद भारी आदमी के सीने जितना बड़ा। मैंने उसे हुक किया और अपनी बची हुई सारी ताकत से राफ्ट की तरफ खींचा। वह मेरे बोल्ट से टकराया और मैं रुक गया, हाँफते हुए, रस्सी पकड़े हुए, अपने इनाम को देखते हुए। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर क्या है। मैं पहले ही महसूस कर सकता था कि यह किसी चीज से भरा है, घना, ठूंसा हुआ, तरल नहीं। यह कुछ भी हो सकता था, कचरा, मरा हुआ मांस, पत्थर या कुछ जो मुझे चाहिए था। मेरे ऊपर केम ने एक चक्कर लगाया और फिर किचन प्लेटफॉर्म पर एक संतुष्ट खराश के साथ बैठ गया। ठीक है, मैंने बैरल से कहा, चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। मैंने हैमर उठाया। यह बैरल किसी भी चीज से भारी था जिसे मैंने अब तक राफ्ट पर खींचा था। मैंने ढक्कन पर लगभग 20 मिनट काम किया। नमक ने उसे चिपका दिया था और सील के आसपास की लकड़ी फूलकर कस गई थी।
मैंने हथौड़ा मारा, उखाड़ा, गाली दी। कामे किचन प्लेटफॉर्म से देख रहा था, एक उबे हुए बूढ़े आदमी के भाव के साथ, जो एक बच्चे को एक आसान काम में फेल होते देख रहा हो। ढक्कन आखिरकार टूट गया। मैंने उसे पीछे खींचा और अंदर देखा। पैकेट्स दर्जनों, उनमें से छोटे कागज के पैकेट्स, मोम लगे कपड़े में सील किए हुए, परतों में रखे हुए, बैरल के अंदर की दीवार के खिलाफ कसकर भरे हुए। ऊपरी परत का ज्यादातर हिस्सा खराब हो चुका था, पूरी तरह भीग गया था। कागज घुदे में बदल गया, अंदर की सामग्री काले कीचड़ में बदल गई, लेकिन दूसरी परत बच गई थी। मोम लगा कपड़ा अपना काम कर चुका था। बैरल के बीच के पैकेट्स सूखे थे। मैंने एक को कांपती उंगलियों से उठाया। कागज भुरभुरा था, लेकिन सही था। मैंने एक कोने को फाड़ा। छोटे काले बीज मेरी हथेली में गिर गए। मैं उन्हें लंबे समय तक देखता रहा। मुझे पता था यह क्या थे, इससे पहले कि मेरा दिमाग मेरी आंखों तक पहुंचे। टमाटर के बीज वही तरह के जो मैंने अपनी दादी को हर वसंत एक कागज के लिफाफे से निकालकर मिट्टी के गमले में डालते हुए देखा था। उनकी बालकनी पर योकोहामा में 30 साल पहले, और एक जिंदगी दूर मैंने बाकी बैरल खंगाला। टमाटर, खीरे, बीन्स के 3 अलग तरह डायकॉर्न, पालक, किसी तरह की हरी पत्तेदार चीज जिसे मैं पहचान नहीं पाया। एक छोटा पैकेट मिर्च का प्याज, और नीचे अलग से तेल लगे कपड़े में लिपटे हुए 6 सूखे आलू, जिनकी आंखें अभी भी सही थीं, वही तरह जिनको तुम सर्दियों में बचाकर रखते हो, वसंत में दोबारा लगाने के लिए। मैं डेक पर बैठ गया, खुले बैरल के साथ मेरे सामने, और मैं लंबे समय तक हिला नहीं। यह खाना नहीं था। सीधे तौर पर तुम एक बीज खाकर नहीं जी सकते, लेकिन बीज वो चीज है जिससे खाना आता है। बीज वो चीज है जो तुम्हें हमेशा के लिए खाना देता है। आज के खाने की जगह हर मछली जो मैं पकड़ता था एक बार का खाना थी। इस बैरल का हर बीज, अगर मैं इसे उगा सका, एक ऐसा खाना था जो अपने बाद और खाने पैदा करता, मौसम दर मौसम। इस राफ्ट पर मेरा बाकी पूरा समय अब भी बदल गया। मैंने इसे ध्यान से सोचा, इससे पहले कि मैं कुछ और छूता। 3 समस्याएं थीं और मुझे तीनों को हल करना था, नहीं तो यह सब काम नहीं करने वाला था। समस्या 1, मिट्टी। इस राफ्ट पर कोई मिट्टी नहीं थी। इस राफ्ट से 1000 किलोमीटर के अंदर भी कोई मिट्टी नहीं थी शायद। पौधों को कुछ चाहिए जिसमें वे जड़ पकड़ सके, और उन्हें वो चीज चाहिए जो पानी पकड़ सके, और उन्हें वो चीज चाहिए जो उन्हें पोषण दे सके। मैंने इस पर पूरा दोपहर काम किया। मैंने हर वो चीज इकट्ठा की जो मेरे पास थी, जो टूटकर कुछ मिट्टी जैसी बन सकती थी। समुद्री घास की पट्टियां जो मैंने पहले मलबे से इकट्ठा की थी और धूप में सुखाई थी। मछली के अंदरूनी हिस्से और सिर, जिन्हें मैं पानी में फेंकता रहा था। मैंने उन्हें अब एक लकड़ी के बॉक्स में रखना शुरू किया, उन्हें सड़ने देना। आग के गड्ढे की राख जिसे मैं अब तक झाड़ कर फेंक देता था, कपड़े और रस्सी के सड़े टुकड़े, खाली बैरल के तल की धूल और किरच किचन प्लेटफॉर्म की रेत, मैंने यह सब एक बड़े बॉक्स में मिलाया जो मैंने अतिरिक्त प्लैंक से बनाया था। कच्चा, बदसूरत, सड़ी मछली और राख की गंध से भरा। लेकिन यह गहरा था, यह भारी था, यह पानी पकड़ता था जब मैंने थोड़ा डालकर टेस्ट किया। यह सबसे करीब चीज थी मिट्टी की जो मैं समुद्र के बीच में बना सकता था। यही काफी होना था। समस्या 2, पानी। यह सबसे मुश्किल हिस्सा था। डिस्लिनेटर रोज लगभग 700 मिलीलीटर बनाता था। मैं उसका ज्यादातर पी जाता था। पौधों पर डालने के लिए कोई अतिरिक्त नहीं था। अगर मैं सामान्य तरीके से बगीचे को पानी देने की कोशिश करता, मुझे पीने और उगाने के बीच चुनना पड़ता, और यह कोई चुनाव नहीं। मैं पीता, पौधे मर जाते, खेल खत्म। मुझे एक सिस्टम चाहिए था जो बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में पानी इस्तेमाल करे, बूंद बूंद, सिर्फ जहां जरूरत हो, बिना कुछ भी वाष्पीकरण या बहाव में बर्बाद हुए। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठा था, मेरे हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा ली, और इसके बारे में सोच रहा था। और फिर मुझे कुछ याद आया। जब मैं बच्चा था, मेरी दादी लंबे समय तक बीमार थीं, और मैंने उन्हें अस्पताल में देखा था एक धीमी आईवी ड्रिप के साथ जो उनके हाथ में जा रही थी। एक बैग तरल का हुक से लटका हुआ, एक पतली ट्यूब नीचे जाती हुई ट्यूब के नीचे तरल बूंद बूंद उनकी नस में जा रहा था। धीमा, स्थिर, लगभग कुछ नहीं प्रति मिनट, लेकिन घंटों में यह जुड़कर इतना हो जाता था कि उन्हें जिंदा रख सके। मुझे पौधों के लिए यही करना था। मैंने इसे ऐसे बनाया। मैंने सूती कपड़े की एक लंबाई ली, पतली, सोखने वाली, वो तरह जो पानी को अपने साथ खींचती है कैपिलरी एक्शन से। मैंने सूती का एक सिरा डिस्लिनेटर के कलेक्शन क्रेट में डुबोया जहां ताजा कंडेंसेट जमा होता था। मैंने सूती का दूसरा सिरा नीचे उस मिट्टी के बॉक्स तक ले गया जो मैंने बनाया था। कपड़ा क्रेट से पानी सोखता था और उसे धीरे धीरे अपनी लंबाई के साथ ले जाता था और उसे छोड़ता था, बूंद बूंद दूसरे सिरे पर मिट्टी में। मैंने इसे टेस्ट किया। मैं लंबे समय तक सूती को देखते हुए बैठा रहा। लगभग 10 मिनट के बाद दूर वाला सिरा नमी से गहरा होने लगा। 20 मिनट के बाद एक अकेली बूंद कपड़े से मिट्टी में गिरी। फिर एक और, फिर एक और। यह काम कर रहा था। पौधों को पानी मिलेगा बिना मेरे पीने की सप्लाई खोए। समस्या 3, नमकीन हवा। भले ही मेरे पास मिट्टी हो और भले ही मेरे पास पानी हो, इस राफ्ट पर हवा बीजों के लिए झरती। नमक की छींटें पौधों को मार देती थीं।
हवा उन्हें सुखा देती थी। सूरज बहुत सीधा और बहुत तेज था। अगर मैं बस अपना मिट्टी का बॉक्स डेक के खुले हिस्से पर रख देता और बीज लगाता, हर अंकुर एक दिन के अंदर मर जाता। मुझे ग्रीन हाउस चाहिए था। मैंने इसे बनाने में पूरे 2 दिन लगाए। मैंने फ्रेम सबसे पतले, सबसे हल्के प्लैंक से बनाया जो मेरे पास थे। एक चौकोर बेस लगभग 2 मीटर बाएं, 2 मीटर 4 कोनों के खंभों के साथ, जो लगभग 1 मीटर ऊंचे खड़े थे। मैंने जोड़ रस्सी से बांधे और उन्हें चेस्ट के कीलों से मजबूत किया। फिर मैंने सबसे बड़ा कैनवस का टुकड़ा ऊपर फैलाया और किनारों पर मैंने बॉय के फटे हुए पीले प्लास्टिक के टुकड़े इस्तेमाल किए। उन्हें सपाट पैनलों में काटा, इतना पारदर्शी कि कुछ रोशनी अंदर आई, इतना मजबूत कि हवा और छींटों को रोके। यह बदसूरत था, टेढ़ा मेढ़ा। कैनवस की छत बीच में झुक रही थी और प्लास्टिक की दीवारें कोनों पर ठीक से मिल नहीं रही थी। मुझे गैप्स को कपड़े की पट्टियों और पुरानी रस्सी से भरना पड़ा। लेकिन जब मैं उसके अंदर घुसा तीसरे दोपहर में और वहां बैठा, उस मध्यम गर्म नमक रहित हवा में, ऐसा लगा जैसे मैंने एक छोटा कैथेड्रल बना लिया। मैंने अगली सुबह रोपण किया। मैंने अपनी उंगली से मिट्टी में छोटे गड्ढे बनाए। मैंने पहले गड्ढे में 2 टमाटर के बीज डाले, दूसरे में 2 खीरे के बीज, तीसरी कतार में बीन्स, पालक, डाइकॉन, वो पत्तेदार हरी चीज जिसे मैं नहीं जानता था। मैंने हर गड्ढे को धीरे से अपनी उंगलियों से ढक दिया। मैंने सूती ड्रिप लाइन को इस तरह रखा कि पानी बॉक्स के हर हिस्से तक पहुंचे। मैंने आलूओं को जंग लगे चाकू से सावधानी से काटा, हर आंख को सही रखते हुए, और उन्हें मिट्टी के एक अलग कोने में दबा दिया। फिर मैंने ग्रीन हाउस का कैनवस फ्लैप बंद किया और वहां से चला गया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहां बैठकर मिट्टी को घूरता रहूं तो वो कुछ भी जल्दी उगाने वाला नहीं है। जब बीज अपना धीमा काम कर रहे थे, मैंने दूसरी चीजें बनाई। शोवर मैंने इसे ग्रीन हाउस के पीछे बनाया। कैनवास की छत पर मैंने एक दूसरा छोटा सोलर डेसिनेटर बनाया, समुद्री पानी की एक सपाट ट्रे एक ढलान वाले कैनवस के नीचे, और मैंने इसे इस तरह सेट किया कि कंडेंसेट एक लकड़ी की नाली से बहकर एक सील बंद प्लास्टिक क्रेट में जाए जो सिर की ऊंचाई से ऊपर लटका हुआ था। क्रेट के नीचे एक छोटा छेद ड्रिल किया गया था और उस छेद में एक लकड़ी की खूंटी फंसाई गई थी स्टॉपर के रूप में। पहली बार जब मैंने इसे इस्तेमाल किया, मैं क्रेट के नीचे खड़ा हुआ सिर्फ अपने शॉर्ट्स में, और मैंने खूंटी खींची। पानी नीचे गिरा। छेद वाले ढक्कन के नीचे के हिस्से से ताजा पानी, धीमी धार, असली बहाव नहीं, लेकिन असली साफ सूरज से गर्म पानी मेरे सिर और कंधों पर और मेरी पीठ पर बहता हुआ। 2 हफ्तों से ज्यादा समय में पहली बार मैंने अपनी आंखें बंद की और वहां खड़ा रहा जब तक क्रेट खाली नहीं हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको आगे की स्टोरी देखनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए आगे की स्टोरी ले आऊंगा। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ जो आपके डिमांड के ऊपर बनाई जाएगी।